नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम गोयल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज भंडार। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थ्योरी वाली सीरीज़ का एक पार्ट है। कैपिटल स्ट्रक्चर में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं और भी वीडियोज़ बनाई है कि ये आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थ्योरी से रिलेटेड, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर कवर किया है, कैपिटल बजटिंग की थ्योरी कंप्लीट की है और अभी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का ये पोर्शन चल रहा है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें हम स्टार्ट करते हैं इनकम स्टेटमेंट से। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर का या फिर लिवरेज का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, हाल तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन वगैरह करते हो, कोई टॉपिक करते हो, आपको ये बेसिक होता है इनकम स्टेटमेंट आपको कंप्लीट पता होना चाहिए कि ये सीक्वेंस कैसे चलता है। सेल्स से चल के हम जाएंगे लास्ट में आपके अर्निंग पर शेयर तक कि इसमेम अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है। वैसे ऑलरेडी सबको ये चीज़ पता होगी, लेकिन फिर भी एक बार मैं शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास होती है सेल से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट को। फिर हमारे पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है ईबीआईटी मतलब इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। इसकी ईबीआईटी की फुल फॉर्म होते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, उसके बाद हम इंटरेस्ट लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ईबीटी बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें से फिर टैक्स का पोर्शन माइनस करेंगे तो ये हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स इस तरीके से बोलते हैं शेयर होल्डर के। शेयर होल्डर हमारे पास कौन है? दो, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। सबसे पहले हमें किसकी लायबिलिटी पे करनी होती है? डिविडेंड, जिसका फिक्स होता है, यानी प्रेफरेंस शेयर होगा। जब हम प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर देंगे तो जो भी उसके बाद में प्रॉफिट बचेगा वो बचता है आपके इक्विटी शेयर के लिए, तब इसको बोलते हैं ईएई, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे तो अर्निंग पर शेयर निकल के आ जाएगी, पर शेयर होल्डर के कितनी अर्निंग मिलेगी। ठीक है, इतना ही पोर्शन है आपका। इसलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं लिवरेज आपको पता होगा, वैसे सबको ये चीज़ क्लियर है जो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ रहे हो कि हमारे तीन तरह के लिवरेज होते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। जब हम इसको एज ए फॉर्मूला वाइज कैलकुलेट करते हैं या फिर हम प्रैक्टिकली जाती है तो हम इसको बोलते हैं डोल, यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ डीएफएल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डीसीएल, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है ऑपरेटिंग लिवरेज का? ऑपरेटिंग लिवरेज एक तरीके से वो होता है कि कंपनी की हम एबिलिटी चेक करते हैं उसकी फिक्स कॉस्ट को पे करने की। ठीक है, फिक्स कॉस्ट दो तरह की होती है, एक होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है, जैसे कि जो फिक्स रेंट वगैरह होते हैं, सैलरीज वगैरह होते हैं, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। दूसरी जो फिक्स कॉस्ट बोली जाती है होती है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, यानी कि हमने कोई लोन वगैरह लिया, उसके इंटरेस्ट, प्रेफरेंस, डिविडेंड वगैरह। तो लिवरेज का ओवरऑल मीनिंग ये होता है कि हमारे प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फिक्स कॉस्ट का। ठीक है, अगर हम ऑपरेटिंग कॉस्ट से रिलेटेड इफेक्ट अगर देखते हैं तो हमें देखना पड़ता है ऑपरेटिंग लिवरेज, कैलकुलेट करेंगे हम ऑपरेटिंग लिवरेज। अगर हम फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट से रिलेटेड इम्पैक्ट देखेंगे तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, अगर हमें ओवरऑल इम्पैक्ट कैलकुलेट करें तो हम करते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, यानी कि उन दोनों का मिक्सचर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज से। ऑपरेटिंग लिवरेज और डोल, यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, इससे हम क्या देखते हैं? कंपनीज एबिलिटी टू पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी कंपनी की एबिलिटी कितनी है अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को पे करने की। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको ऑलरेडी बता चुका कि ये रेंट हो गया, सैलरी वगैरह होते हैं, इस तरह के जो ऑपरेट करने से रिलेटेड जो फिक्स एक्सपेंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसको हम ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। मैं आपको इनकम स्टेटमेंट में ऑलरेडी बता चुका कि कंट्रीब्यूशन अब कैसे आएगा, ईबीआईटी कैसे आएगा। ठीक है, इस डोल को हम बिजनेस रिस्क भी बोलते हैं। बिजनेस रिस्क इसलिए बोलते हैं कि ऑपरेट करने से रिलेटेड रिस्क है ये। अगर बिजनेस ऑपरेट ही नहीं होगा तो ये हमारे बिजनेस को ही रिस्क है। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डीएफएल की तरफ। डीएफएल का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। मैं आपको इनकम स्टेटमेंट में ऑलरेडी बता चुका ईबीआईटी कैसे आएगा, ईबीटी कैसे आएगा। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क, जो हमने फाइनेंस लिया हुआ है उससे रिलेटेड रिस्क, उसकी कंपनीज एबिलिटी टू पे इट्स फाइनेंशियल एक्सपेंस। डीएफएल का जो मीनिंग होता है, इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। डीसीएल होता है टोटल रिस्क, इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। ये होता है वैसे डोल इंटू डीएफएल। जब हम इसके फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। ठीक है दोस्तों, आपका लिवरेज में इतना ही पोर्शन मेरा पढ़ाने लायक है। इसमें आपको मेनली मेरा क्या काम था, इसका तो आता है आपका थ्योरी पोर्शन, तो इसका आता नहीं, इसका आता है प्रैक्टिकल पोर्शन। आपके एक तरीके से फॉर्मूला रिवाइज हो गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ जंप करते हैं।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ये नेट लीज, यानी ट्रिपल नेट लीज। ये क्या होता है? इसका मतलब कि क्वेश्चन ये पूछ लेता है कभी भी। मैंने स्कैनर से लिया है, स्कैनर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ट्रिपल नेट लीज का मतलब ये होता है, आपको पता होगा लीज में क्या होता है, दो पार्टी होती है, एक लेसर होता है, एक लेसी होता है। लेसर होता है जिसकी एसेट होती है जो दूसरे बंदे को कंसिडरेशन अर्न करने के लिए देता है, यानी लेसी होता है जो यूज़ करता है एसेट को, ठीक है। तो नेट लीज का मतलब ये होता है जो लेसी यानी कि जिसने एसेट ली है वो ओब्लाइज टू टेक केयर ऑफ, यानी तीन चीज़ों की वो खुद पे करेगा। मेंटेनेंस वो खुद पे करेगा, टैक्सेस वो खुद पे करेगा और इंश्योरेंस भी वो खुद ही कराएगा, ठीक है। इसका जो एक्सपेंस आएगा, जो उसकी कंसिडरेशन उसने तय किया हुआ है, उसमें से लेस करके वो लेसर को देगा। तो इसको नेट लीज बोलते हैं, ट्रिपल नेट लीज बोलते हैं कि वो तीन चीज़ों की जितना सपोज करो 10,000 रुपये तय हुआ इसका कंसिडरेशन या रेंट या फिर जो भी आपका तय हुआ, इसमें जो लीज अमाउंट तय हुआ वो हुआ 10,000 रुपये। उसमें मेंटेनेंस के 1,000 है, टैक्सेस के 1,000 है और 1,000 इंश्योरेंस के, यानी 3,000 रुपये का ये खर्चा आ गया। तो ये पे लेसर नहीं करेगा, इसे करेगा लेसी पे, यानी कि 3,000 रुपये पे करके बाकी नेट अमाउंट कितना बचेगा 7,000। तो 7,000 वो लेसर को पे करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं नेट लीज, यानी ट्रिपल नेट लीज, ठीक है। ये इतना ही कॉन्सेप्ट है, इतना आपको पता होना चाहिए, इसके बाद आप बना के लिख सकते हो। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अपडेट लीज। अपडेट लीज का मतलब ये होता है कि हमने लेसर ने एक एसिड दी है लेसी को, तो ये लेसी को प्रोटेक्ट इस चीज़ से करेगा, बीच में एसिड ख़त्म हो जाती है यानी कि ख़राब हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। तो अगर हम अपडेट लीज का हमने प्रोविज़न अप्लाई किया हुआ है हमने लीज एग्रीमेंट में, तो लेसर उसको सेम एसिड प्रोवाइड करेगा एक स्पेसिफिक रेंट पे, या फिर कुछ भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन वो अपने लीज एग्रीमेंट में शो करेंगे, ठीक है। तो ये उसको मान के चलो एक लेसी है, मतलब लेसर से उसने एक एसिड ली, उसका रनिंग बिजनेस है, काम चल रहा है, बीच में एसिड हो गई ख़राब, ठीक है। उस केस में उसका बिजनेस बंद नहीं होगा, उसको दूसरी एसिड प्रोवाइड करवाएगा लेसर, ठीक है। यही होता है अपडेट लीज, के अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो थ्योरी वाला मेन पोर्शन है कैपिटल स्ट्रक्चर पार्ट का, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। ये मेनली 4 तरह की थ्योरीज है हमारे पास, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मोदी-गिलानी मिलर अप्रोच, ठीक है दोस्तों। ये रहा, स्टार्ट किससे करें? मोदी-गिलानी से करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं मोदी-गिलानी से। According to them, if two companies having same business capital, risk and profit, their market value should also be same। इसका मतलब ये है कि अगर दो कंपनीज हैं, उनका सेम बिजनेस है, सेम कैपिटल इंट्रोड्यूस, रिस्क प्रोफाइल भी सेम और प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट सेम कमाती है, तो उनकी मार्केट वैल्यू शुड ऑल्सो भी सेम, यानी कि मार्केट वैल्यू उनकी सेम होनी चाहिए। अगर बाई चांस उनकी दोनों सेम नहीं है तो उन्हें आर्बिट्रेज करके सेम पोजीशन में आ जाना चाहिए, अगर वो एक दूसरे को टेक ओवर करने में इंटरेस्टेड है या फिर एक दूसरे में मर्जी अमलगमेशन करना चाहते हैं तो, ठीक है। अगर टैक्स का पोर्शन नहीं है, इफ देयर इज नो टैक्स, मार्केट वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। लीवर्ड फर्म और लीवर्ड फर्म होते हैं, इसमें डेब्ट का पोर्शन होता है, इसको लीवर्ड फर्म बोलते हैं। इफ देयर इज टैक्स तो मार्केट वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिसमें आपका डेब्ट का पोर्शन आ जाएगा तो वो एक तरीके से हमने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी थी, उसमें इंटरेस्ट लेस होता है, उसके बाद में टैक्स का पोर्शन आता है, हमें टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं उस इंटरेस्ट के अमाउंट पे, इसलिए मार्केट वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म ज़्यादा होती है मार्केट वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म के, ठीक है। डन, इतना ही है मोदी-गिलानी मिलर अप्रोच, अगर इसको आप समझना चाहो तो, ठीक है। आपका आता है नेक्स्ट, आपका नेट इनकम अप्रोच। दोस्तों अब आता है नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ फर्म। तो इस कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का यह मानना है कि वैल्यू ऑफ फर्म की कहीं ना कहीं रिलेशनशिप होती है आपके वैल्यू ऑफ फर्म से, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर आप थोड़ा बहुत चेंज वगैरह करोगे तो उस पर वैल्यू ऑफ फर्म पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ फर्म कैन बी अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग डेप्थ पोर्शन। इसके अकॉर्डिंग अगर डेप्थ पोर्शन हम बढ़ाते या घटाते तो उससे हमारी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्थ। डन। इसमें आपका एजम्पशन क्या होती है नेट इनकम अप्रोच में? नेट इनकम अप्रोच में आपकी बेसिकली 5 एजम्पशन है जो आपको याद होनी चाहिए, बाकी ऊपर की 3 ऑलमोस्ट सेम है सबके लिए। आप कोई भी अप्रोच ले लो, मोदी-गिलानी भी ले सकते हो आप, नेट ऑपरेटिंग इनकम भी,
नेट इनकम भी इनमें 3 में, यानी कि टैक्स का कोई पोर्शन नहीं है, नो टैक्स, नो ग्रोथ, यानी कि EPS इक्वल टू DPS, यानी कि जितना हम अर्न कर रहे हैं उतना हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और देयर इज़ ओनली दो सोर्स है, देयर इज़ ओनली 2 सोर्स ऑफ फाइनेंस, इक्विटी एंड डेप्ट। और KD इज़ लेस देन KE, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट कम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। KD एंड KE विल बी कॉन्स्टेंट, यानी कि इनका जो है ये सेम रहेगी, यानी कि जो अगर आज परसेंटेज सेम है तो आगे भी यही परसेंटेज रहेगी, ये घटेगी और बढ़ेगी नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अभी हमने नेट इनकम अप्रोच पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर के इफेक्ट होने से हमारी वैल्यू फर्म अफेक्ट होती है। लेकिन इस वाले में इन्होंने ये बोला है कि वैल्यू फर्म डज नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल मिक्स या कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, वैल्यू फर्म इज इक्वल टू EBIT अपॉन KO। EBIT हम पढ़ चुके हैं इनकम स्टेटमेंट में, कैसे K होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है जी, और इक्विटी की वैल्यू क्या आएगी, इक्विटी वैल्यू इज वैल्यू फर्म ऊपर कैलकुलेट करना सीख चुके, माइनस वैल्यू ऑफ डेप्ट, तो इससे हमारी इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। तो एजम्पशन क्या क्या होते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में, 1 2 3 जो स्टार्टिंग हमने पढ़ी थी, नो टैक्स, नो ग्रोथ, देयर इज ओनली 2 सोर्स ऑफ फाइनेंस, इक्विटी एंड डेप्ट। और उसके अलावा क्या है, KD विल बी कॉन्स्टेंट बट KE विल इंक्रीज एज डेप्ट इंक्रीजेस। KD तो सेम रहेगा, KE बढ़ जाएगा अगर हम डेप्ट का पोर्शन बढ़ाते हैं तो। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है ये NI और NOI के बीच का रास्ता है, यानी कि ये भी मानते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करने से वैल्यू फर्म अफेक्ट होते हैं, ये भी नहीं मानता कि वैल्यू फर्म अफेक्ट नहीं होती, यानी कि एक पॉइंट के बाद में कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है। इसके अकॉर्डिंग ये है, इसमें 3 स्टेजेस होती है। इफ़ डेप्ट इंक्रीज बाय अ सर्टेन अमाउंट बोथ KD एंड KE विल बी कॉन्स्टेंट, हैंस KO विल बी डिक्रीज। स्टेज 2, इफ द डेप्ट इंक्रीजेज टू द मॉडरेट लेवल इक्विटी शेयर होल्डर विल इंक्रीज देयर KE टू सच ए लेवल दैट KO विल रिमेन कॉन्स्टेंट। स्टेज 3 आती है, इफ द डेप्ट इंक्रीज ए हाई लेवल देन KO विल बी इंक्रीज विद द KD एंड KE। ये चीज़ आपको पता समझ में कैसे है, मैं आपको इसे डायग्राम से समझाता हूँ। इस डायग्राम को समझ लिया तो ये आपको ये 3 ऊपर की स्टेज समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों ट्रेडिशनल अप्रोच कंप्लीट करते हैं। ये है ना एक बीच का रास्ता है आपके NI और NOI के बीच का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें 3 स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। इसको मैं आपको ऐसे नहीं समझा सकता, मैं आपको इसको एक चार्ट के थ्रू समझाता हूँ। ये जो मैंने ये इसका डायग्राम है इसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे जैसे एक KD का मतलब कि हमारे डेप्ट का पोर्शन बढ़ता है, जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं KD और KE आपका कांस्टेंट रहता है, देखो, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डाउन होता है, डाउन हो रहा है। उसके बाद में अब जैसे ही और थोड़ा बढ़ाते हो तो KD तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन KE बढ़ना स्टार्ट हो गया और KO हमारा इस वजह से आपका कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रही बात। उसके बाद में जब एक स्टेज पार कर लेता है ये, तो हमारा KD भी बढ़ेगा, KE भी बढ़ेगा, इसलिए हमारा KO ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यही है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। इसको आप पढ़ोगे, देखो, इफ डेप्ट इंक्रीज बाय अ सर्टेन अमाउंट, देखो हमने सर्टेन अमाउंट तक बढ़ाया, बोथ KD एंड KE विल बी कांस्टेंट, KD और KE कांस्टेंट है, KO विल बी डिक्रीज, KO डिक्रीज हो रहा है। सेकंड स्टेज में आते, इफ द डेप्ट इंक्रीजेज टू द मॉडरेट लेवल तक हमने बढ़ा दिया, यानी यहाँ तक। इक्विटी शेयर होल्डर विल इंक्रीज देयर KE, इक्विटी की बढ़ गई है KE, देन KO विल बी रिमेन कांस्टेंट, KO कांस्टेंट रहेगा। आते हैं थर्ड स्टेज, इफ द डेप्ट इंक्रीज है हाई लेवल, यहाँ पे जाके हमने हाई लेवल पे इंक्रीज कर दिया डेप्ट, देन KO विल बी इंक्रीज विद KD एंड KE भी बढ़ेगा आपका, KO भी बढ़ेगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। चलिए थैंक यू, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू।